हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारी जो इस डिस्कशन में अब दो चीज़ें रह गई हैं। एक है कि गुडविल क्या होती है, हमने गुडविल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और फिर एक एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है ना वो हम इसका करेंगे, बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट में जो आया हुआ है हैना ट्रेडर्स का। हम लोग बात करते हैं जनाब गुडविल की। गुडविल जनाब एक इनटेंजिबल एसेट होता है, वी नो। ये आपके बिजनेस की वर्थ होती है, वर्थ ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। कि आपका बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके एसेट्स के अलावा क्या है। अब देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस ऐसा होता है या जिसमें नाम इतने ज्यादा मशहूर होता है कि वो जिस भी बिजनेस में होता है उस बिजनेस के साथ एक क्वालिटी प्रपोजिशन अटैच हो जाती है कि इफ दिस पर्सन इज अटैच विद द बिजनेस, तो वो बिजनेस जो है ये एक क्वालिटी बिजनेस होगा और इसमें आपको कोई दो नंबरी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो इसी वजह से एक बिजनेस का नाम बन जाता है और उस नाम के अगेंस्ट जो है वो फिर उस बिजनेस को एक गुडविल रिकॉर्ड करनी चाहिए। एक गुडविल एक ऐसी गुडविल होगी जो कि इस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू को बता रही है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो मिस्टर्स हैं और इन्होंने 1-1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है। नाउ दे आर वर्किंग एज ए पार्टनर और इन्होंने बिजनेस में जो है ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। ये पाकिस्तान का चावल बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। इन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया, हर चीज़ जो है ना वो इन्होंने अच्छी की। अच्छे बिजनेस के तमाम रहनुमा असूलों को फॉलो करते हुए इन्होंने जो बिजनेस है वो चलाया और बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत मशहूर होता चला गया। उस बिजनेस की एक ब्रांड नेम डेवलप हो गई। अब जो घरेलू कस्टमर है उनको पता है कि यार इस बिजनेस के नाम से अगर कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, ये धोखा नहीं करते, इनकी प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी एंड प्राइस वाइज इनकी जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेट, एक्सेप्शनल। और यही परचेज करते थे लोग, दुकान पे जाते थे और नाम लेकर तलब करते थे कि जनाब फलां कंपनी के जो है ना वो चावल हमें देते। इस बिजनेस की एक वर्थ बनती चली जा रही है और ये बिजनेस जो है वो शायद शुरू में कुछ लॉस में हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिजनेस प्रॉफिट में आना शुरू हो गया और अब तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं और इस बिजनेस के मालिकान को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आप समझ लीजिए कि उनको इज्जत दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक मशहूर बिजनेस का मालिक है। डेली बेसिस पे यहाँ पे मिलियंस रुपीस की जो है ना वो मिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स होती है और मिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स की वजह से यहाँ पे काफी सारा प्रॉफिट भी जनरेट होता है जो कि पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है जी। अब मिस्टर सी जो है वो इस बिजनेस का पार्टनर बनना चाहते हैं। वो कहते हैं जनाब आप दोनों मिलके बिजनेस चला रहे हो, इक्वल इक्वल आपने पैसे इन्वेस्ट किया में लाख लाख रुपए और आप लोग इक्वल शेयरिंग के जो है ना वो हिस्सेदार हो, ठीक है। आप ऐसे करो कि 1 लाख रुपया मेरे से भी लो और मुझे भी अपने बिजनेस में ऐड कर लो और हम तीनों मिलके 33% इस बिजनेस के ऑनर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखे ना, आपने पहले 50-50% के आप लोग आपकी शेयरिंग थी और अब मैं भी आपके साथ, आपने 1-1 लाख रुपया ही तो इन्वेस्ट किया हुआ था, वो लाख रुपया मेरा भी लें, मुझे भी इस बिजनेस का 33% का पार्टनर बना लें। अब उस बंदे को उस बिजनेस का 33% का पार्टनर बना तो लें, लेकिन जो फायदा इन लोगों के बिजनेस में होने की वजह से हुआ है वो कहेंगे यार हम पागल हैं, ये 1 लाख रुपया तो हम सोते सोते कमा लेते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर इतने लोग हैं, इतना हमारा बड़ा डिपार्टमेंट है कि तुम 1 लाख रुपया दे रहे हो, तो हम क्यों तुम्हें अपने बिजनेस का 33% का पार्टनर बनाए, ठीक है। सो द थिंग इज कि जनाब मेरे बिजनेस ने एक वर्थ डेवलप कर ली है, वो वर्थ जो है वो इतनी है कि अब इसमें इक्वल शेयरिंग के लिए आपको 1 लाख रुपए नहीं, आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो गुडविल इज ए कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो कि एक बिजनेस ने ओवर द टाइम डेवलप कर ली है। ये सुपीरियरिटी है कि एक बिजनेस कितना सुपीरियर है बाकी बिजनेसेस से, ठीक है। उसका पोटेंशियल है प्रॉफिट अर्न करने का, उसका पोटेंशियल जो कि उसने ओवर द लाइफ टाइम जो है वो क्रिएट किया है और उसकी वजह से उनको बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है। तो जनाब इस पार्टनर को हम कहेंगे, ये जो नया पार्टनर आ रहा है इसे हम कहेंगे कि भाई साहब आपने इस बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए पहले इसने भी इन्वेस्ट किया, इसने भी 1 लाख रुपए, कैपिटल में इस वक्त 2 लाख रुपए ही नजर आ रहे हैं, बट ये जो बिजनेस में आप आ रहे हैं तो इस बिजनेस की वर्थ और इसकी वैल्यू भी हमें पे करें। सो देयर माइट बी ए कैलकुलेशन
जो कि गुडविल को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम इसकी गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमने इसको वाकई ही ऐड कराना है, वाकई ही लेके आना है, तो फिर हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि इस बिजनेस की गुडविल जो है वो इस वक्त 20 मिलियन रुपए है। डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बिजनेस की वर्थ कितनी है, ये बिजनेस कितना वर्थफुल है, कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, हमने कहा कि इस बिजनेस की वर्थ 20 मिलियन रुपए है, ये 20 मिलियन रुपए जो हैं ये आप हमें दे दें, ठीक है, और हम लोग आपको 1 लाख रुपए के एवज 33% का पार्टनर बना लेंगे। ठीक है जी, तो 20 मिलियन रुपए इज द गुडविल ऑफ द बिजनेस जो कि ये हमें देगा, और ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स में ओल्ड शेयरिंग रेशो से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये बंदा एक तो आके कैपिटल 1 लाख रुपया देगा जो कि बाकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और ये 20 मिलियन रुपए भी एक्स्ट्रा देगा जो कि इस बिजनेस की वर्थ है, इस बिजनेस में घुसने के पैसे हैं, कि ये बिजनेस जो है ये अब 1 लाख रुपए से बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है, और अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ एडिशनल देना पड़ेगा जो कि इस बिजनेस की वर्थ की वजह से कैलकुलेट हो रहा है, बिजनेस की वर्थ की वजह से बन रहा है। राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल गुडविल। और गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया होगा कि ये गुडविल जो है ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी। नॉर्मली गुडविल को कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि हम लोग ये डिफाइन कर सकें कि गुडविल हमारी कितनी है, और नया जो पार्टनर आ रहा है वो बिजनेस के गुडविल के हिस्से से का हिस्सा भी देगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप के गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड है। जो पहला मेथड है उसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब ये होता है कि पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाए, उसे हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, और फिर एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमारे पास गुडविल होगी वो आ जाएगी। यानी कि इस मेथड का पर्पस ये है कि हम देखें कि बिजनेस नॉर्मली पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाता रहा है, वो जितना प्रॉफिट बिजनेस कमाता रहा है वो उसकी वैल्यू है, वो उसका बेनिफिट है जो पार्टनर्स को मिलता रहा है। तो अगर वो उस बिजनेस में ऐड होना चाहता है तो कम से कम जो प्रॉफिट वगैरह बिजनेस कमा रहा है उसको उसकी कंपनसेशन उसको देनी पड़ेगी। राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और यहीं से आपको समझ आएगी। द XYZ पार्टनरशिप वैल्यू हैज एग्रीड मेथड टू वैल्यू द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप। ठीक है जी, अच्छा पार्टनरशिप उन्होंने करनी है। अब जो पर्पज है पार्टनरशिप में चेंज करना है, अब जो तरीकाकार है या जिस तरीके से इन्होंने ये जो गुडविल है ये कैलकुलेट करनी है वो है जी 10 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। ठीक है जी, ये बात उन्होंने की है। अगर हम इसको गौर से देखें तो उसने कहा हुआ है कि लास्ट 3 years का, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लें, लास्ट 3 years का प्रॉफिट, उसकी एवरेज कैलकुलेट करें और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने जो गुडविल के बारे में बताया है, पहले मैं इनकी वर्डिंग्स लिख लेता हूं कि गुडविल इज इक्वल टू 10 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो ये कैसे होगी जनाब, 10 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट उसने बताया, ईयर 3 का, ईयर 2 का, ईयर 1 का। ये है जी 100,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जनाब आपके पास बनता है 10 मल्टीप्लाई बाय 90,000, यानी कि 900,000 इज द गुडविल जो कि इस बिजनेस की वैल्यू कर दी गई है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है आपको वो ये बताता है कि जो गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लिया जाए और फिर उसके बाद उस एवरेज प्रॉफिट को एक खास स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी कॉल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, ये जो बात इन्होंने लिखी है 10 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, इसको एक और तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है। इसको इस तरह से बताया जाता है कि 10 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, इस तरह की वर्ड्स या इसके कुछ डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव्स जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके वेरिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है कि पिछले कुछ सालों का, अब उन तमाम सालों का प्रॉफिट दिया गया होगा, आपने उन प्रॉफिट्स को सिंपल फार्मूला में पुट करना है और
उसके बाद आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए या इस मेथड के लिए दिस इज सिंपलेस्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस मेथड की 2 वेरिएशंस हैं, ठीक है, उन दोनों वेरिएशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है जी। नॉर्मलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे मेथड की, विच इज नॉर्मलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ये एवरेज प्रॉफिट ही है, उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, लेकिन इसमें हम प्रॉफिट को नॉर्मलाइज किया करेंगे। देखिए, कभी कभार ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसी नॉन रिकरिंग कैलकुलेशन करते हैं, नॉन रिकरिंग एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि नॉर्मली हम लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी हमें करनी पड़ गई जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस हो गया। जिसकी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी इस साल तकरीबन 50 साल के बाद, 50 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन करंट ईयर में हमने कुछ मेजर प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो डिस्पोज किया, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू जो थी वो 0 थी। क्यों? क्योंकि ये 100% फुली डेप्रिसिएट हो चुका था। लेकिन जब हमने इसको बेचा तो हमें, क्योंकि ये मशीन चल रही थी, मशीन चलने के काबिल थी, लेकिन हमने क्योंकि डिसाइड किया हुआ था कि हमने नई मशीनें लगानी है, तो ये मशीन एक और बंदे ने ले ली जो हमारे जैसा ही बिजनेस कर रहा था, और उसने अपने पास जाके लगा ली, और उसने हमें इसके जो है ना वो 40 मिलियन रुपए दे दिए, पूरी मशीनरी के 40 मिलियन रुपए दे दिए। अब ये जो 40 मिलियन रुपीज हैं, ये आपको पता है कि हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, हम इसको अदर इनकम में डिस्पोजल इनकम के तौर पे लिखते हैं। किसी एक साल में ऐसे हुआ कि आपने एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम सेल की, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो तो अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ना। नॉर्मली हो सकता है कि उस साल आपको लॉस हुआ हो, लेकिन ये एक नॉन रिकरिंग आइटम की वजह से आपका लॉस जो है वो प्रॉफिट में बदल गया। तो दिखने में तो ऐसे ही लगना चाहिए ना कि यार एक्चुअली बिजनेस क्या काम कर रहा था, ठीक है। एक तो बिजनेस अपने एसेट बेची जा रहा है, दूसरा हम उसके प्रॉफिट को देख के कैलकुलेशंस कर लें कि यार ये बिजनेस तो बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। नहीं जनाब, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ये अपने एसेट बेच के जो एडिशनल चीज थी वो अपनी जेब में डालता चला जा रहा है। तो ये चीज प्रेजेंट होना जरूरी है कि प्रॉफिट को नॉर्मलाइज किया जाए, प्रॉफिट के अंदर इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज जो हैं, इस तरह की वन ऑफ ट्रांजैक्शंस, उनको निकाल दिया जाए। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं जनाब। आपका एक मेन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, और उस साल आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, आपने बहुत अच्छी सेल परचेज की, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बना हुआ था। आपने डिस्ट्रॉयड बाय फायर के केस में, जो डिस्पोजल की हम लोग एंट्री बनाते होते हैं, उसमें लॉस दिखाया, क्योंकि लॉस हो गया था बहुत ज्यादा, और वो जो लॉस था वो आपके तमाम प्रॉफिट्स को इससे माइनस होके आपका इवन बल्कि फर्दर लॉस नजर आना शुरू हो गया। तो ये जो चीज है, इसे हम डिस्ट्रॉयड बाय फायर के केस में ये भी कहेंगे कि ये भी एक नॉर्मल इवेंट है, हर दफा ऐसे नहीं होता। तो इसको भी जो है वो ठीक करने की जरूरत है। सो द थिंग इज कि इफ यू हैव एबनॉर्मेलिटीज, तो फिर आपको फॉर्मूला के अंदर जब आप ईयर्स की सालों के प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज को निकालना चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट, ठीक है जी। तो 4 सालों का प्रॉफिट अगर लॉस है तो डेफिनेटली लॉस उसमें से माइनस हो रहा होगा जो हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, चौथे साल का एवरेज लॉस दिया हुआ है। ड्यूरिंग द 2017 कंपनी सोल्ड ए मेजर एसेट वाइल डूइंग ए मेजर अपडेट। द एसेट वाज सोल्ड फॉर ₹56 मिलियन। तो टोटल जनाब 2017 में आपका प्रॉफिट था 200 मिलियन का, जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नजर आ रहा था। उसमें से 56 मिलियन तो वो है जो आपने एसेट बेच के लिया है। तो इस एसेट की सेल को, जो कि नॉर्मली आप नहीं करते हैं, इसको माइनस करना पड़ेगा, और अब आप 144,000 लेंगे 2017 का प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से बना है। देन आगे चलते हैं। During 2018, a fire broke out due to which property, plant and equipment item having a book value of ₹10 million was destroyed. 10 मिलियन का एक एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इंश्योरेंस क्लेम से आपको सिर्फ 1 मिलियन मिला है, बाकी जो है वो आपका लॉस हो गया। यानी कि 10 मिलियन का एक एसेट था जिसमें से 1 मिलियन आपको मिल गया, तो 9 मिलियन इज द लॉस मिल गया या मिलेगा।
लेकिन 9 मिलियन का आपका एक डिस्ट्रॉय होने का लॉस था, जो कि आपने इस प्रॉफिट में से माइनस करके ये 2 मिलियन का लॉस दिखाया हुआ है। हालांकि अगर आप सिर्फ अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज की बात करें तो आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा, जिसमें से 9 लाख माइनस होके ये 2 लाख माइनस का रह गया। तो जनाब हम इसमें ऐड बैक कर देंगे 9 मिलियन, सॉरी मैंने पहले लाख का, उसको जरा देख लीजिएगा। 9 मिलियन हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से माइनस किया हुआ था। और इस साल का जो प्रॉफिट बन जाएगा वो बन जाएगा 7 मिलियन या 7,000। ठीक है जी। तो अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, 2 मल्टीप्लाई बाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो अब एवरेज प्रॉफिट की जगह पे हम लोग नॉर्मलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट ले रहे होंगे, और 2017 के केस में 144 लेना है, और 2018 के केस में हम लोगों ने 7,000 लेना है डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपकी गुडविल आएगी, जितनी भी आती है आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, हम लोग आगे चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह का ही मेथड है, ये उसका दूसरा वेरिएंट है, लेकिन इसमें यह है कि बजाय इसके कि हम पूरा प्रॉफिट लें, हम सिर्फ एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर वाले प्रॉफिट की एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, कि उन्होंने गुडविल डिवाइड किया है 2 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 ईच ईयर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों का सुपर प्रॉफिट लेंगे, वो प्रॉफिट जो एक खास लिमिट से ज्यादा है, और वो लिमिट भी उसने बताई है कितनी है, 60,000 है। तो आपने 60,000 से ऊपर वाले प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास प्रॉफिट दिए हुए ईयर 3, ईयर 2 और ईयर 1 के, हम हर एक में से जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो माइनस कर देंगे, और जब हम मिनिमम थ्रेशोल्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो प्रॉफिट आ जाएगा जो कि इनका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट से मुराद ये है कि ऊपर वाला जो प्रॉफिट है, 60,000 से ऊपर वाला जो प्रॉफिट है वो इस केस में 30,000 बन रहा है, और 7,000 से ऊपर वाला प्रॉफिट जो इस केस में जो है ना वो 20,000 पे बन रहा है। राइट, नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। आपने गुडविल को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ दीज के साथ, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास तकरीबन 60,000 इसका आंसर आएगा। सो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आप एवरेज प्रॉफिट ले लें, नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट ले लें या सुपर प्रॉफिट ले लें, तीनों का फॉर्मूला कैलकुलेशन सेम ही है। बस ये देखना है आपने कि अगर तो उसने एवरेज प्रॉफिट कहा हुआ है तो पूरा प्रॉफिट जैसा है वैसे ले लें, अगर लॉस है तो उसमें से माइनस कर दें। अगर उसने आपको नॉर्मलाइज प्रॉफिट कहा है तो आप देख लें कि कोई अब नॉर्मेलिटीज अगर हैं तो वो उसमें से माइनस कर दी जाए, और फिर या ऐड कर दी जाए, यानी कि उसका इफेक्ट खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद आप लोग जो रिमेनिंग रह गई है उसकी कैलकुलेशन कर लें। और सुपर प्रॉफिट में ये होता है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड प्रॉफिट दे दिया जाता है, उस सुपर प्रॉफिट से ऊपर वाला जो प्रॉफिट होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और सुपर प्रॉफिट को आपने ऐड करते हुए ऑन एवरेज उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। ये 3 मेथड्स हैं जनाब जो कि नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं, और हम लोग एक चौथे मेथड की तरफ चलते हैं, विच इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट मेथड। ठीक है जनाब। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए नॉर्मली फेयर वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे कैफ 1 के सिलेबस में कहीं पे भी इतने गौर से नहीं पढ़ी। जब आप कैफ 5 में जाएंगे तो यू विल सी देयर इज ए फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि रियल वैल्यू होती है किसी भी एसेट की, के कुछ नॉन रिलेटेड बायर हो और सेलर हो, they are also willing to buy and sell the thing। ठीक है जी। और तीसरी चीज ये है कि ये एक ऐसी मार्केट में है जो कि रेडी मार्केट है, जहां पे नॉर्मली वो चीज परचेज या सेल होती है। तो ये लोग, ये बायर और सेलर आपस में जिस रेट के ऊपर कोई एक चीज सेल परचेज करेंगे उसे फेयर वैल्यू कहते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब आपने किसी दोस्त से मोबाइल लेना होता है तो दोस्त आपको कहता है कि यार ये इतने का, आप कहते हैं नहीं यार अब मेरे से भी तुम पैसे कमाएगा, नहीं मैंने नहीं इतने के देने, मुझे पता है ये इतने पैसों का नहीं है। आप कहते हैं नहीं यार ये इतने पैसों का ही है, मेरा नुकसान ना करो, दोस्त हो तो क्या मतलब मैं तुम्हें अब लॉस में दे दूं, तो चलो थोड़ा बहुत तो लॉस ठीक है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, ऐसे करते हैं कि किसी ऐसी मार्केट में चलते हैं जहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ ट्रेड होती है, और वहां पे जाके हम उस बंदे से कहते हैं कि तुम बताओ कि ये चीज कितने की सेल या परचेज होनी चाहिए। एक एक्चुअरी से, एक वैल्यूअर से जब हम एक थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करवाते हैं तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। ठीक है जी। जब आप कोई एसेट अपने पास रखते हैं तो उस एसेट की एक कॉस्ट होती है।
कॉस्ट वो होती है जिस पे वो अभी आया होता है, जब कभी हमने इसको परचेज किया था, ये उसके ऊपर वो उसकी कॉस्ट होती है। अगर हम लोग उसकी नेट बुक वैल्यू की बात करें तो नेट बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये एक एसेट की नेट बुक वैल्यू होती है। एक और भी चीज होती है जिसे हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कहते हैं, कि आज ये एसेट मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है। तो ये जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, अब नेट एसेट्स की बात करते हैं। देखिए नेट एसेट्स जो है ना वो इक्वल होते हैं, नेट एसेट इज इक्वल टू, नेट एसेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है जी, एसेट्स में से लायबिलिटीज जो है ना वो माइनस कर दी जाए तो जो चीज बचती है उसे फेयर वैल्यू कहते हैं, नेट एसेट्स कहते हैं। तो स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग के गुरुज ये कहते हैं कि कोई भी एसेट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं उसकी फेयर वैल्यू ले लें। उसकी फेयर वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, वो आपको मार्केट में जाके ढूंढनी पड़ेगी। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वैल्यू आ रही होगी उसे हम नेट बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट्स की वैल्यू आ रही होती है वो नेट बुक वैल्यू होती है, वो उसकी फेयर वैल्यू नहीं होती है, याद रखिएगा बात। हमने एसेट्स की फेयर वैल्यू लेनी है कि मार्केट में ये एसेट कितने के बेचे जाएंगे। तो ये जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है इसमें से हमने माइनस करना है लाइबिलिटी की फेयर वैल्यूज। तो हमारे पास जो चीज बच जाएगी दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है जी, अगर हम लोग एसेट्स की फेयर वैल्यू लेंगे उसमें से लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगी दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। और अगर हम एसेट्स की बुक वैल्यू लेंगे उसमें से लाइबिलिटी की बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बच जाएगी। आपको पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटी जो है इनमें से माइनस करते हैं तो ये इक्विटी के इक्वल निकलती है। हम लोगों ने डबल एंट्री बुक कीपिंग में देखा, वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो ये जो इक्विटी होती है ये नेट एसेट के इक्वल ही होती है, लेकिन ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के इक्वल होती है। तो इफ वी आस्क यू कि इक्विटी इन दोनों में से किसके इक्वल होती है तो वी विल गिव यू वन ऑप्शन, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, सी है जनाब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, बी ए बी सी। तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि बी जो है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ये गुडविल के इक्वल होती है। तो बजाय इसके कि हम कोई एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करें या मतलब हम लोग सुपर प्रॉफिट और इस तरह की चीजों की तरफ जाएं, हम ये देखते हैं या ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस है ये इसके तमाम एसेट्स अगर आज जाके मार्केट में बेच दिए जाएं और उसके बाद इसकी तमाम लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाए तो हमारे पास इस बिजनेस के अंदर कितना जो चीजें बच जाती हैं उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। दिस इज व्हाट वी कॉल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है जी, और ये जो नेट एसेट्स होते हैं इसकी फेयर वैल्यू गुडविल के इक्वल होती है। देखिए ना, एक एकेडमी चल रही है, आप एकेडमी परचेज करने जाते हैं, एकेडमी का ऑनर कहता है कि यार इसमें फर्नीचर वगैरह और बाकी सारी चीजें जो है ना वो 6 लाख रुपए की पड़ी हुई हैं, और क्योंकि ये एक चलता चलाता कारोबार है इसमें हर चीज हुई है, मैं आपसे 2 लाख रुपए ऊपर लूंगा, मैं आपसे 8 लाख रुपए लूंगा इस बिजनेस में। ठीक है, ये जो 2 लाख रुपए वो ऊपर ले रहा है दिस इज व्हाट वी कॉल गुडविल। ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है कि यार ये बिजनेस जो है ये इसके अंदर एक वैल्यू है और वो वैल्यू 2 लाख रुपए मैं उसको वैल्यू करता हूँ, इसीलिए चलता चलाता बिजनेस परचेज करना डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि एक गुडविल उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उस बिजनेस की जो गुडविल होती है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम कि हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल लें। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फेयर वैल्यू ए फर्म के नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का क्या मतलब है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो है जी 1 मिलियन। वन ऑफ द एसेट हेल्ड बाय द फर्म इज प्रॉपर्टी हैविंग बुक वैल्यू 400,000। ये जो 1 मिलियन के एसेट्स हैं उसमें से 4 लाख रुपए के एसेट्स ऐसे हैं जो कि उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए। ठीक है, तो जिन जिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट मिलेगी वो फेयर मार्केट वैल्यू पे ले जाएंगे, और जिनकी कॉस्ट है उनको फिर अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट पे ही रखना पड़ेगा अगर उनकी फेयर वैल्यू के मुतालिक कोई बात नहीं की हुई है। तो हमने अपने तमाम एसेट्स पकड़े, उसमें से तमाम लाइबिलिटीज माइनस की, तो हमारे पास 1 मिलियन रुपीज जो है ना वो आ गए। लेकिन इसमें से पता चला कि देयर इज एन एसेट जो कि इन एसेट्स में शामिल था जिसमें से लाइबिलिटीज माइनस हो गए, यहाँ पे 1 मिलियन की फिगर आई। ये एसेट 4 लाख रुपए का था यहाँ पे,
हमने एसेट्स में ये एसेट 400,000 का लिखा हुआ था, लेकिन ये मार्केट में 6 लाख का सेल हो जाएगा, तो यानी कि इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी जो फेयर वैल्यू और इसकी बुक वैल्यू है उसमें 200,000 का एडिशन है। तो ये जो एसेट यहाँ पे 4 लाख का लिखा हुआ था, तो 10 लाख रुपए हमारे पास ये टोटल अमाउंट आई थी। अगर ये 6 लाख का लिखा होता तो 2 लाख रुपए और ज्यादा आ जाती ना अमाउंट, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है दैट इज 1200,000 फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, द फर्म इज वैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट पार्टी एट ₹1.8 million, कैलकुलेट द गुडविल। अच्छा, बिजनेस के नेट एसेट्स थे 12 लाख के, और वो बिजनेस जो है वो आप किसी इंडिपेंडेंट पार्टी के पास गए और उसे कहा कि यार ये बिजनेस मैंने बेचना है, तो उसने कहा यार इस बिजनेस को अगर परचेज करना है ना तो ये 18 लाख रुपए दे दो। अब बिजनेस की फेयर वैल्यू है 12 लाख, बिजनेस बेचेगा तो वो बिकेगा 18 लाख का, तो गुडविल कितनी होगी? 6 लाख। ठीक है जनाब। तो ये मेथड जो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सिंपल कंपेयर करते हैं किसी बिजनेस की मार्केट वैल्यू और उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू, कि अगर ये बिजनेस पूरा बेचेंगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर इस बिजनेस के सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज बेचें तो फिर कितना देना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम लोगों ने एकेडमी की बात की, तो अगर बिजनेस एकेडमी एक बंदे से दूसरे बंदे में चली जाएगी तमाम एसेट्स वगैरह, तो वो फर्ज करें वो 18 लाख रुपए के, लेकिन अगर उस मशीन, उस फैक्ट्री को तोड़ दिया, उसका जितना भी उस एकेडमी को तोड़ दिया, उसका जितने बिल बोर्ड्स थे वो सारे उतार के जो है ना वो बेच दिए, उसके तमाम एसेट्स जो हैं वो बेच दिए, उसकी तमाम व्हाइट बोर्ड, चाक, जो कुछ भी था, उसकी जितनी स्टेशनरी थी वो सारी बेच दी, जितने टीचर्स को पैसे देने थे सबको पैसे दे दिए, सब कुछ कर आके आपके पास नेट एसेट्स बचे 12 लाख के, लेकिन वो कह रहा था कि ये बिजनेस जो है ना ये 18 लाख रुपए का है। तो वो फिर जो ऊपर वाले पैसे मांग रहा है वो किस चीज का मांग रहा है? वो उसकी गुडविल के मांग रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, कि गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब जो क्वेश्चन आता है इसमें वो ऐसे आता है कि आपको गुडविल दे देते हैं, आपको कैलकुलेशन दे देते हैं, आपको कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करें, नए पार्टनर्स में डिवाइड करें पुराने पार्टनर्स, और इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है विच इज हैना ट्रेडर्स। ठीक है जी, हैना ट्रेडर्स का क्वेश्चन स्प्रिंग 20 की अटेम्प्ट में आया था 20 नंबर के लिए, और इस क्वेश्चन की जो है ना वो अब हम लोग प्रैक्टिस करने